कक्षा 12th की जीव विज्ञान की पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी इकाई उसका एक चैप्टर जल पादप संबंध वाटर प्लांट रिलेशन आज अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले जल क्या है, पादप क्या है, इनमें संबंध किस तरह से, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात जल पुराणों के अंदर जो सृष्टि के 5 तत्व बताए गए हैं उनके अंदर एक तत्व जल भी है। जल क्या है? जल एक साधारण यौगिक है जिसमें सार्वत्रिक विलायता का गुण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ये विसंजन आसंजन बल इसमें होता है, ये उदासीन होता है, इसकी 3 अवस्थाएं ठोस द्रव गैस पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा होता है। पादप की जो जीवित कोशिकाएं हैं, इन जीवित कोशिकाओं में ये जैविक क्रियाएं होती है और इन जैविक क्रियाओं का प्रमुख घटक जो है वो जल होता है, इसलिए जल और पादप में एक संबंध होता है। जो कोशिका है उस कोशिका में जैविक क्रियाएं जो है वो उसमें उपस्थित जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म उसके कारण होती है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसकी ये संरचना, इसकी जो अपने गुण, इसकी प्रक्रियाएं, इनको समझने के लिए कुछ भौतिक रासायनिक विधियां पहले जानना जरूरी है। उन विधियों में सबसे पहली विधि है विसरण या डिफ्यूजन। तो आज अपन सबसे पहले डिफ्यूजन या विसरण जो है उसके बारे में देखेंगे। विद्यार्थियों, जब अपन कक्षा में बैठे होते हैं और पीछे से अगर एक अमोनिया से भरी बोतल का ढक्कन खोल दिया जाता है तो कुछ ही समय में ये अमोनिया जो है वहाँ से पराश्रित होती हुई आगे तक फैल जाती है और सभी बच्चों को उसकी गंध आने लग जाती है और आगे तक उसकी गंध आना शुरू हो जाती है। ये धीरे धीरे गंध इतनी बढ़ जाती है कि पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो वहाँ भी विसरण के कारण होता है। कैसे होता है कि पदार्थ के जितने भी कण होते हैं, अणु होते हैं, उनके अंदर हमेशा गतिज ऊर्जा होती है। उस गतिज ऊर्जा के कारण वो गति करते हैं और गति करने के कारण ही अमोनिया के कण जैसी बोतल के अंदर बंद थे तो अंदर थे, बोतल खोलते ही वो कण जो है अपनी गतिज ऊर्जा के कारण आप चारों तरफ फैल गए। अब ये चारों तरफ किधर फैलेंगे? तो ये हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही फैलते हैं। यानी जहाँ अमोनिया की बोतल खुली वहाँ पर उनकी अमोनिया की सांद्रता बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे उधर दूसरी तरफ सांद्रता नहीं है तो उसकी तरफ वो फैलने लगते हैं। तो इसी को लेकर अपन विसरण की परिभाषा बता सकते हैं कि विसरण क्या है कि कोई भी पदार्थ, उसके अणु या आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। एक बार वापस सुने इसको। कोई भी पदार्थ, उसके अणु या आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने की प्रक्रिया को ही विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। ये डिफ्यूजन जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के पदार्थों में होती है, लेकिन विसरण की जो दर है वो अलग अलग होती है। ठोसों के अंदर सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा, गैसों में उससे ज़्यादा होती है। एक दूसरी चीज़ अपन यहाँ पर और डिस्कस करेंगे, स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। स्वतंत्र विसरण क्या है? अगर कोई तंत्र है, उस तंत्र के अंदर जो विसरित होने वाले पदार्थ एक से ज़्यादा है तो उस समय जो प्रत्येक पदार्थ जो विसरित होने वाला है उसकी विसरण की दर अपने आप में निर्भर रहती है, दूसरे पदार्थ से प्रभावित नहीं होती है। एक बार वापस सुने। एक किसी तंत्र में एक से ज्यादा घटक या पदार्थ हैं तो विसरित होने वाला पदार्थ केवल अपनी स्वयं की सांद्रता के अनुसार विसरित होता है, दूसरे पदार्थ से अप्रभावित रहता है। जैसे अपन देखें कि एक शर्करा का गाढ़ा विलयन बना हुआ है, उसको शुद्ध जल के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, उसमें भी जल है, इसमें भी जल है। किस जल को प्रवाहित होना है? तो जो स्वतंत्र शुद्ध जल है वो जल जो है उसके अंदर शर्करा के अंदर प्रवाहित होगा
और शर्करा जल के अंदर शुद्ध जल में प्रवाहित होगी। तो एक दूसरे से प्रभावित नहीं है, अपने आप होते हैं। इसी को अगर अपन पौधों में अप्लाई करें तो पौधों के अंदर अपन देखते हैं, पौधों में दिन में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, रात में CO2 बाहर निकलती है, और जल वाष्प जब भी सूर्य का प्रकाश होता है तो वो जल वाष्प जो है बाहर निकलती है। ये तीनों पदार्थ बाहर निकलते हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित कोई नहीं करता। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, CO2 की सांद्रता ज़्यादा है तो वो बाहर निकलेगी, जल वाष्प ज़्यादा बन रही है, वायुमंडल जल रही है तो वहाँ वो बाहर निकलेगी। तो तीनों बिल्कुल विसरित हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। उसको कहते हैं स्वतंत्र विसरण। ठीक है, स्वतंत्र विसरण ये कहा जाता है। अब ये विसरण जो है वो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ये विसरण दर जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? 3 कारक इसको प्रभावित करते हैं। नंबर 1, तापमान। तापमान बढ़ाने से विसरण की दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो ज़्यादा गति करते हैं, ज़्यादा गति करने से वो दूसरी तरफ प्रवाहित होते हैं। तो तापमान से विसरण की दर बढ़ती है। दूसरा, प्रवाहित होने वाले या विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, प्रवाहित या विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, ये घनत्व जितना ज्यादा होगा उल्टा होता है। जितना ज्यादा होगा उतने ही विसरण की दर कम होती है। एक इनमें संबंध होता है कि विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी विसरण की दर, ये विसरण की दर समानुपाती 1 वर्गमूल विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, विसरित पदार्थ का घनत्व, ये इनमें संबंध होता है। यानी घनत्व बढ़ेगा तो विसरण की दर बहुत ज्यादा कम रहेगी। और इसी कारण से अभी अपन ने बताया ठोस के अंदर ठोस का घनत्व अधिक होता है, इसलिए विसरण दर उसकी बहुत कम होती है। द्रव गैसों का कम होता है तो विसरण दर, ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है, इसी कारण से ठोस का विसरण दर बहुत कम होती है और गैस की बहुत ज्यादा होती है। तीसरा नंबर अपन देखते हैं विसरण दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, प्रवणता यानी ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रवणता का मतलब होता है अंतर। विसरण दाब यानी कि जिस पदार्थ के अंदर जितने अणु है, अणुओं की सांद्रता होती है, उसके कारण ही उसका दाब विसरण दाब होता है। जैसे जैसे उसमें अणुओं की सांद्रता बढ़ती जाती है, विसरण दाब बढ़ता जाता है। तो विसरण दाब प्रवणता यानी कि एक तंत्र के अंदर 2 घटक है, एक घटक का विसरण दाब ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो हमेशा अधिक डीपी से कम डीपी की ओर पदार्थ का प्रवाह होगा, वो प्रवणता होगी। जितना ज्यादा अंतर होगा यानी कि अधिक डीपी से कम डीपी की ओर पदार्थ ज्यादा विसरित होंगे, प्रवाहित होंगे। डीपी अधिक है यानी कि अणुओं की सांद्रता ज्यादा है, यानी यहाँ जल ज्यादा है, उधर जल कम है, उसमें लवण घुले हुए, तो जल जो है वो अधिक से अपने कम की तरफ जाएगा। क्योंकि जल की डीपी यानी कि अणुओं की सांद्रता वहां ज्यादा है, वहां सांद्रता कम है, क्योंकि पदार्थ घुल गए तो वहां से वहां जाएगा। अमोनिया की बोतल अपन ने खोली, वहां पर अधिक डीपी था क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वहां कम होती गई, चारों तरफ फैलता गया, तो उसमें विसरण की दर धीरे धीरे कम होती गई। क्यों होती गई? क्योंकि डीपी कम होता गया। तो अधिक डीपी से कम डीपी की ओर ज्यादातर प्रभावित होता है। अगर ये डीपी का फर्क जितना ज्यादा होगा यानी प्रवणता ज्यादा होगी, विसरण की दर भी अधिक होगी। 3 ये कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं। फिर विसरण का महत्व, विसरण का महत्व, विसरण के महत्व के अंदर अपन कुछ विसरण का महत्व बता सकते हैं। पहली बात तो वायुमंडल के अंदर से CO2 और O2 उनका आदान प्रदान विसरण के कारण ही होता है। O2 अगर CO2 अंदर ज्यादा है कोशिकाओं में तो वो रंध्रों के द्वारा बाहर निकलेगी, तो विसरण के द्वारा ही होगी। ऑक्सीजन की कमी हो गई, बाहर से ऑक्सीजन ली जाती है। पौधे दिन के समय CO2 बाहर निकालते हैं क्योंकि CO2 प्रकाश संकेत के कारण ज्यादा बनती है, तो वो ज्यादा निकलेगी। रात के समय CO2 रहते नहीं है, उनको शोषण के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो बाहर O2 ज्यादा है तो बाहर से ग्रहण करेंगे।
दिन के समय O2 ज़्यादा बन रही है तो बाहर निकलेगी। तो पौधों के अंदर CO2 और O2 का आदान प्रदान इसके द्वारा ही होता है। दूसरा नंबर, जो वाष्प उत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, इसके कारण जल का वाष्प के रूप में विसरण होना, वो इसके कारण ही होता है, इससे ही संभव होता है। तो ये इसके महत्व हैं जिनसे अपन ये बता सकते हैं कि ये इसके दो महत्व। इसके अलावा एक तीसरा महत्व और खनिज लवणों का या जल का अवशोषण, आगे अपन पढ़ेंगे। उसके अंदर जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, बाहर पानी निकलता है, विसरण होता है, विसरण कारण ही लवणों का अवशोषण होता है। तो तीसरा अपन लवणों, तो महत्व के अंदर 3 चीजें ध्यान रखेंगे। पौधों के अंदर CO2 और O2 का आदान प्रदान, दूसरा पौधों जो वायवीय पौधे हैं उनसे जल का वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण से विस्फोट यानी विसरण होना, और तीसरा जल या खनिज लवणों का अवशोषण होना। 3 इसके महत्व आ जाते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण से पढ़ने के पहले अपन को पहले यहाँ पर परमेबिलिटी, पारगम्यता पढ़नी पड़ेगी। पारगम्यता, परमिएबिलिटी। पारगम्यता क्या होती है? परासरण को पढ़ने से पहले पारगम्यता और विलयन क्या होता है उसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो पारगम्यता क्या है कि कोई भी झिल्ली है उसके पदार्थ का आर पार होना, आर पार हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 3 तरह की पारगम्य झिल्लियां होती है, 3 प्रकार की पारगम्य झिल्लियां। नंबर 1 पारगम्य, नंबर 2 अर्धपारगम्य, नंबर 3 अपारगम्य। 3 प्रकार की झिल्लियां होती है, पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली। एक अपन सब जानते हैं विलयन किससे बनता है? विलय प्लस विलायक, उससे हमेशा विलयन बनता है। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, यानी शक्कर का विलयन है तो उसके अंदर जो बना हुआ है वो तो विलयन, शक्कर क्या है? विलय, और जल क्या है? विलायक। इस तरह से बना होता है, ये अपने को इसमें देखना जरूरी है। सबसे पहले पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि ऐसी झिल्ली जिसमें से विलयन जो है वो विसरित हो जाता है, विलयन विसरित हो जाता है, यानी विलयन का मतलब विलय और विलायक दोनों ही विसरित हो जाते हैं। जैसे अपन छन्ना कागज, फिल्टर पेपर देखते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर, उसके अंदर जो नमक घुला हुआ या जल पानी घुला हुआ या कोई भी पदार्थ घुला हुआ उसको जो डालेंगे तो विलय और विलायक यानी पूरा विलयन बाहर निकल जाएगा, अविलय पदार्थ रुक जाएगा। इसी तरह से ये पारगम्य झिल्ली है वो। लेकिन पौधों के अंदर पारगम्य झिल्ली क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति विलय और विलायक दोनों को ही नहीं रोकती है, दोनों उसमें से प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो पारगम्य झिल्ली जिसमें से विलय और विलायक दोनों ही यानी विलयन पर आश्रित हो सकता है, जैसे कोशिका भित्ति होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें केवल विलायक प्रवाहित हो सकता है, केवल विलायक प्रवाहित हो सकता है, विलय नहीं हो सकता, तो वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे यहाँ पर एक पार्चमेंट झिल्ली होती है, पार्चमेंट झिल्ली, पेपर, पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र कहते हैं हिंदी के अंदर, चर्म पत्र, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक प्रवाहित हो सकते हैं। यानी शर्करा का विलयन बना हुआ है तो शर्करा तो रुक जाएगी, जल निकल जाएगा। नमक पानी में घुला हुआ है तो पानी निकल जाएगा, नमक रुक जाएगा, तो वो झिल्ली कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तीसरी होती है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य जिसमें से विलय और विलायक दोनों ही नहीं निकल सकते हैं, तो वो कहलाती है अपारगम्य झिल्ली। यानी रबड़ की झिल्ली जैसे होती है, जल विलायक कुछ भी डालो कोई पार नहीं होगी। यहाँ पर क्या है कि कॉर्क को जो कोशिकाएं होती है वो अपारगम्य होती है, उसमें से कुछ भी नहीं निकल सकते हैं, तो वो अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अपने आप आत्म कोशिका के अंदर ये तीनों ही नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली का ही एक रूप काम में आता है।
उसको कहते हैं विभेदात्मक या चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। विभेदात्मक या वर्णात्मक भी कहते हैं, या चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन ये आती है। जो प्लेज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं, उसके अंदर चयनात्मक अर्धपारगम्यता का लक्षण होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है कि ये विलय विलायक दोनों को ही प्रोवाइड करती है, दोनों को ही नहीं करती है। केवल विशेष प्रकार के चयन किए गए अणु, विलय या विलय कोई भी हो, उनको यह आर पार आने जाने देती है, नहीं तो नहीं देती है। उसको कहते हैं चयनात्मक। और इसी कारण से पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे जंतु जो है वो जीवित रहते हैं, नहीं तो कोई भी पानी के अंदर, खूब पानी अंदर चल जाएगा, मर जाएगी। लेकिन विशेष अणु ही इसके अंदर जा सकते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसमें चयनात्मक अर्धपारगम्यता झिल्ली का लक्षण होता है। अब अपन आते हैं परासरण की परिभाषा क्या होती है। परासरण क्या होता है, पहले अपने को ये जानकारी होनी जरूरी है, तब अपन परासरण की परिभाषा। परासरण कुछ नहीं है, विसरण का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड भाग है, यानी कि डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी वो डिफ्यूजन ही है, विसरण ही है, केवल ऐसा विसरण जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर होता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाता है। या अपन उसको परासरण, अपन यूं पूरी परिभाषा ये बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, उसके अणु या आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है, तो उस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अपन परासरण की परिभाषा ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ के अणु या आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है, तो उस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। यानी कि ये विसरण ही है, केवल अर्धपारगम्य झिल्ली और जुड़ के, तो इस तरह से वो परासरण की परिभाषा आ जाती है। परासरण के लिए अपन कुछ प्रयोग करके बता सकते हैं। एक थिसिल कीप का प्रयोग होता है। थिसिल कीप का बहुत सिंपल सा प्रयोग होता है, इससे पर अपन आसानी से इसको देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ किस तरह प्रभावित होते हैं। तो एक थिसिल कीप होती है, उसको उल्टा रख देते हैं, आगे से इसका मुंह चौड़ा होता है, इस तरह की थिसिल कीप होती है। इस थिसिल कीप को एक स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं और यहां से इसको बांध देते हैं, और इसके ऊपर यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली, जो भी पढ़ने बताया था पार्चमेंट पेपर, वो पार्चमेंट पेपर झिल्ली जो इसके ऊपर बांध देते हैं। बांधकर और इसके अंदर शर्करा का गाढ़ा विलयन भर लेते हैं और यहाँ निशान लगा देते हैं, ये निशान ए, इसके अंदर शर्करा का या नमक का, शर्करा का विलयन भरा हुआ है। इसमें यहां पर एक बीकर रख देते हैं नीचे, और उस बीकर के अंदर शुद्ध जल भर देते हैं। इस तरह से एक उपकरण सेट कर लेते हैं अपन। ए निशान तक इसके अंदर शर्करा का विलयन भरा हुआ है और नीचे शुद्ध जल अपन ने यहां पर रख दिया, शुद्ध जल। अब इसको कुछ समय के लिए छोड़ दो। छोड़ने के बाद अपन देखेंगे कि ये यहाँ लेवल जो ए था वो 1 घंटे के बाद देखा तो यहाँ बी पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके अंदर जल का परासरण हुआ है। यहाँ पर शुद्ध जल में जल की सांद्रता कितनी है? 100%। यहाँ पर जल की सांद्रता, शर्करा घुली हुई है तो 100 से कम है, जल की सांद्रता 100% से कम है। तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें से होकर प्रवाहित होगा, तो कौन सी क्रिया होगी? परासरण होगी। यानी यहाँ से जल इसके अंदर से होता हुआ यहाँ जाएगा, इसके अंदर जो जो जल यहाँ ऊपर जाएगा ये लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये बढ़ा हुआ लेवल क्या है? यहाँ से जल पराश्रित होकर यहाँ आया है। तो इससे अपन बता सकते हैं कि जल का परासरण हुआ है। अब केवल अपने बॉटनी के अंदर तो केवल जल का परासरण, जंतुओं में किसी में देखो जल का ही परासरण होता है, जल का ज्यादातर। लेकिन केमिस्ट्री पर देखते हैं कोई भी पदार्थ का भी हो सकता है। तो अपन एक यू आकार की नली से और इसको बता सकते हैं। एक यू आकार की नली है यहाँ पर, यहाँ पर अपने पार्चमेंट पेपर यानी अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर लगा दी। इस तरफ अपने कोई विलयन भर दिया, इस तरफ अपने कोई विलयन भर दिया।
इस तरफ विलयन भला वो 10% शर्करा का विलयन है, इधर भरा अपन है वो 20% शर्करा का विलयन है। तो यहाँ पर 10% शर्करा का, यहाँ 20% शर्करा का विलयन है। तो यहाँ जल का प्राशन किधर से किधर होगा? तो यहाँ अपन देखेंगे उल्टा, कि अगर अपन देखेंगे कि यहाँ 10% शर्करा का विलयन है तो जल कितना परसेंट है? 90% है। यहाँ जल कितना परसेंट है? 80% है। तो जल की सांद्रता यहाँ ज्यादा हुई, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होगा, यानी प्राशन होगा, यानी कि जल यहाँ से यूं बहेगा, इधर से इधर जाएगा। अगर अपन विलयन के हिसाब से कहें तो विलयन के हिसाब से क्या है कि थोड़ा सा हो जाएगा कि ये सांद्र विलयन, ये कम, जल किधर से किधर जा रहा है, ये यहाँ सांद्रता ज्यादा विलयन की, यहाँ कम है, तो कम सांद्र वाले विलयन से कहाँ जा रहा है जल? अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर जा रहा है। जबकि अपन थोड़ा इसमें कंफ्यूज नहीं हो, अपन जल का ही प्राशन कहेंगे कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है, उसको क्या कहते हैं? प्राशन कहते हैं। केवल जल शब्द काम में लेंगे, अपने यहाँ जल ही काम में आएगा, वरना इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि विलयन ये सांद्र विलयन है, ये तनु विलयन है। तो जल किधर से किधर हो रहा है? सांद्र विलयन से तनु की तरफ हो रहा है, विलयन कहें। लेकिन अपन जल कहें तो जल की सांद्रता यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो अपन ये इसकी परिभाषा केवल इस रूप में देंगे कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होता है, तो उसको अपन जल का प्राशन कहते हैं। तो ये प्राशन अपन इस तरह से इसकी परिभाषा बता देंगे। ठीक है, तो ये प्राशन को अपन इस तरह से प्रयोग द्वारा भी इसमें समझा सकते हैं। अब ये प्राशन का प्रकार, प्राशन के प्रकार, प्राशन के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए पहले अपने को 3 प्रकार के विलयन के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। विलयन के प्रकार, तभी इसको अपन समझ पाएंगे। विलयन के प्रकार, 3 प्रकार के विलयन प्रकार होते हैं। एक अल्प पराशरी विलयन, दूसरा अति पराशरी, और तीसरा समपराशरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये कहलाता है हाइपरटोनिक, और ये आइसोटोनिक। 3 प्रकार का विलयन, अल्प पराशरी, अति पराशरी और समपराशरी। इसका क्या मतलब होता है कि जो कोशिका होती, पादप कोशिका, उस पादप कोशिका में जो कोशिका रस है, जो इसके अंदर वैक्यूल के अंदर होता है कोशिका रस और कोशिका द्रव, उसकी सांद्रता से तुलना की जाती है। उसकी सांद्रता की तुलना में अगर देखें कि अल्प पराशरी, यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कम है, यानी कि अगर यहाँ पर कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ये रिक्तिका है, रिक्तिका में कोशिका से जिसको कहते हैं कोशिका रस होता है, सेल, इसकी सांद्रता और बाहर पानी रखा उसकी सांद्रता, दोनों में ये सांद्रता अगर अधिक है, ये कम है। ठीक है, तो ये जल की सांद्रता अल्प पराशरी, यानी कि इसकी सांद्रता अधिक और इसकी कम होगी, तो ये कम सांद्र होगा तो अल्प पराशरी कहलाएगा। जैसे जल जो है वो अल्प पराशरी विलयन है। अति पराशरी यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है, यानी शर्करा को गाढ़ा विलयन बना दे, चाशनी जिसको कहते हैं, तो वो अति पराशरी विलयन है। ठीक है, सिंपल जल होगा तो वो अल्प पराशरी होगा, क्योंकि इसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम है, इसकी कोशिका रस की सांद्रता अधिक है, और लगभग बराबर हो तो वो समपराशरी विलयन कहलाता है। तो इस तरह से 3 विलयन यहाँ पर अपन देखेंगे, उससे ही इसको बताया जाएगा प्राशन के प्रकार। 2 प्रकार होते हैं। पहला नंबर अंतःपराशरण, एंडोऑस्मोसिस। अंतःपराशरण, अंत नाम से ही मालूम पड़ता है कि जल बाहर से, यहाँ मैंने बताया जल से ही मतलब है अपने को, तो जल बाहर से अंदर की ओर पराश्रित होता है तो वह अंतःपराशरण।
ठीक है। तो इस तरह का परासन जिसमें कि जल बाहरी माध्यम से कोशिका में या कोई भी तंत्र है उसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर परासित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतःपरासन कहते हैं। जैसे पादप कोशिकाओं को रख दिया और उसके चारों तरफ जल भर दिया यहाँ पर इस तरह से, तो जल क्या होगा, यहाँ पर जल की सांद्रता अधिक है, इसके अंदर कई सारे पदार्थ कोशिका में घुले हुए हैं, तो यहाँ जल की सांद्रता कम होगी, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी कि बाहर से अंदर जाता है। तो बाहर से अंदर जाता है तो क्या कहलाता है, अंतःपरासन। यानी ऐसा परासन जिसमें जल बाहर से अंदर की ओर विसरित होता है या परासित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतःपरासन कहते हैं। जैसे अपन ने अगर मान लो किशमिश है, उसको रात को भिगो कर रख दिया, सुबह देखेंगे तो फूल जाती है, किसके कारण, अंतःपरासन के कारण, क्योंकि जल बाहर से अंदर गया, अंदर जाकर उसको फुला दिया तो फूल गया, तो अंतःपरासन होगा। दूसरा परासन होता है बाह्य परासन। एक्सोओस्मोसिस। इसमें ये इस तरह का परासन जिसमें जल का परासन अंदर से बाहर की ओर होता है, उल्टा, तो वो क्या कहलाता है, बाह्य परासन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर शर्करा का गाढ़ा विलयन रख दें और यहाँ कोशिका रख दें, तो जल क्या होगा, कोशिका से बाहर की तरफ आएगा। जैसे अपन एक प्याज की झिल्ली ले लें, प्याज की झिल्ली, प्याज की जो सल्क होते हैं उनमें से उसको काट कर अपन झिल्ली को उतार लें, बहुत पतली सी झिल्ली होती है जिसमें कोशिकाएं सूक्ष्म से दिखती है, सारी फैली होती है। उस झिल्ली का थोड़ा टुकड़ा लेकर और चाशनी जो होती है शर्करा का गाढ़ा विलयन, उसके अंदर डाल दें, कुछ समय डालकर बाहर निकालकर उसको धोकर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कोशिकाएं सारी सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है, क्योंकि पानी बाहर आ जाता है। तो जल अंदर से बाहर प्रवाहित होता है तो क्या कहलाता है, बाह्य परासन कहलाता है। तो दो प्रकार का परासन हो गया, अंतःपरासन और बाह्य परासन। इसके बाद में अपन यहाँ पर परासन के प्रकार, परासन का महत्व, परासन का क्या महत्व है। सबसे पहली बात तो परासन का महत्व, मूल रोमों के द्वारा अवशोषण, मूल रोमों के द्वारा जल अवशोषण। आगे अपन सेकंड चैप्टर के अंदर इस चीज को देखेंगे। मूल रोम जो है, जो भूमि के अंदर है, तो मृदा जल को अवशोषित करते हैं। तो वो परासन के द्वारा, क्योंकि बाहर जो है वो पानी होता है, उसके अंदर मृदा लवण कुछ होते हैं, लेकिन पानी की सांद्रता ज़्यादा होती है, और मूल रोम की कोशिकाओं में पानी की सांद्रता कम होती है, इसलिए मृदा जल से मूल रोमों के अंदर जल परासित होता है, तो जल का अवशोषण इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी नंबर क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, पादप की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह। एक कोशिका है ये इस तरह से, जैसे मूल रोम कोशिका है, ये मूल रोम कोशिका, इसने बाहर से जल को अवशोषित किया, जो पहला नंबर अपन देखा। जैसे से ये कोशिका, इसके अंदर पानी की सांद्रता ज्यादा हो गई, इसके बाद वलकुट की कोशिका आती है, ये वलकुट की कोशिका आती है, तो यहाँ से फिर यहाँ जल की सांद्रता ज्यादा हो गई क्योंकि बाहर से जल आ गया। यहाँ पहले जितनी है तो इसकी तुलना में कम होगी, तो जल यहाँ से आएगा, फिर जल यहाँ से आएगा, इस तरह आगे से आगे जल जो है उसका प्रवाह इसके द्वारा ही होता है। तीसरा नंबर जो है, कोशिकाएं स्फीत होती है, कोशिकाओं में स्फीति आती है। स्फीति का मतलब क्या होता है, कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती है, फूलने से वो दृढ़ हो जाती है, और दृढ़ होने से जो है वो कोशिका कहलाती है स्फीत कोशिका। तो ये क्या करती है कि जैसे पौधा अपने कुम्हला गया, अपन उसको पानी दे दिया, पानी देने के बाद कुछ देर बाद देखेंगे उसकी पत्तियां वापस खिल जाती है। कुम्हलाने से तो वो ऐसे हो गया, बिल्कुल एकदम मुरझा गया, लेकिन जैसे ही पानी दिया वापस वो पत्तियां खिल जाती है। क्यों खिल जाती है, क्योंकि जैसे ही अपन ने जड़ों में जल दिया, वो जड़ों में जल यहाँ से उत्सर्जित होकर यहाँ से होता हुआ कहाँ गया, पत्तियों तक गया, और पत्तियों की कोशिकाएं फूलकर दृढ़ हो गई। दृढ़ होने से उसको कहते हैं स्फीत हो गई। स्फीत होने से पत्तियां जो है वो एकदम तनी हुई दिखाई देती है, तो उसके अंदर स्फीति आ जाती है। चौथा नंबर अपन कह सकते हैं और कि जल और लवणों का अवशोषण जो होता है वो इसके कारण ही होता है, ऊपर पानी चढ़ता है वो इसी के कारण होता है। पांचवी नंबर अपन ये कह सकते हैं कि जो तरुण पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं के सिरे के ऊपर जल जाना होता है, तो उसी के द्वारा, प्राशन के द्वारा ही वो सिरों तक जाता है, और वहीं पर वृद्धि ज़्यादा होती है, तो उनकी वृद्धि उसी से होती है। और एक छठी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि ये पराशन जो है
पौधों को हिमीकरण और शुष्कन से बचाती है। शुष्कन यानी कि हिमीकरण फ्रीजिंग होने से और ड्राई होने से बचाती है। क्यों बचाती है? क्योंकि पानी जैसे ही प्रवाहित हुआ आगे से आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, तो जहाँ तापमान ज़्यादा पड़ रहा है ये कम हो रहा है, कम होने से वहाँ कोई पानी जमेगा नहीं, तो हिमकरण से बचा देगा, फ्रीजिंग नहीं होने देगा पानी। आगे से आगे चलता जाएगा, आगे ऊर्जा कम होगी, शुरू जमीन के अंदर मान लो बर्फ है, ऊपर बर्फ नहीं है, तो क्या होगा, पानी जो है वो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ताकि बर्फ नहीं जमने देगा। शुष्कन सूखने नहीं देगा, पानी एक से स्थान दूसरे पर जहाँ पानी कमी है वहां पर पहुंच जाएगा इस विधि के द्वारा। तो उसको उसका प्रतिरोध करती है, उसका रेजिस्टेंस करती है, रोकती है उसको। तो ये कुछ इसके परासरण के महत्व कहलाते हैं इस तरह के। अब नेक्स्ट अपन जो है इस टॉपिक के अंदर वो है प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। वह जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? नाम से मालूम पड़ता है, डी जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा कोशिका का जो कोशिका रस है वो, कुंचन यानी संकुचित होना, उससे मतलब है। क्या क्रिया होती है? अगर एक पादप कोशिका, उसको अपन ने लिया, ये पादप कोशिका है और एक स्वस्थ पादप कोशिका है, इसको अपन ने एक अति पराशरी विलयन में डाल दिया, चारों तरफ इसके अति पराशरी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति पराशरी विलयन, जैसे शर्करा का गाढ़ा विलयन, शर्करा का गाढ़ा विलयन इसके अंदर डाल दिया। जैसे अपन रखेंगे क्या होगा, ये कोशिका स्वस्थ है, इसके अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पानी की सांद्रता कम है क्योंकि गाढ़ा विलयन है, बहुत ज्यादा शक्कर घोली हुई है, तो शर्करा का गाढ़ा विलयन है, तो यहाँ पानी की सांद्रता है कम, यहाँ पानी की सांद्रता है ज्यादा, तो पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा। तो यहाँ पानी सांद्रता ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पानी क्या होगा, बाहर की तरफ, यानी कि बाह्य परासरण होगा। अभी अपन ने देखा था दो प्रकार का परासरण, तो बाह्य परासरण होगा। जो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, निकलने पर ये कोशिका पूरी की पूरी क्या होगी, सिकुड़ेगी। सिकुड़ने पर सबसे बाहर पादप कोशिका अपन जाते हैं, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कुछ ही सिकुड़ती है, निर्जीव होती है, वो नहीं सिकुड़ती है। उसके बाद में ये भाग होता है प्लेज्मा झिल्ली, और अंदर का पूरा भाग जो है वो जीव द्रव्य कहलाता है। जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, ये अंदर वाला भाग जो कि प्लेज्मा झिल्ली सहित ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ते सिकुड़ते जो पानी निकलता जाएगा और सिकुड़ता जाएगा, जो पानी सिकुड़ जाएगा, ये कोशिका के मध्य के अंदर या एक तरफ आकर संकुचित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। इस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। अगर अपन एक स्वस्थ कोशिका को अति पराशरी विलयन यानी शर्करा के गाढ़े विलयन में रखें, तो कुछ समय बाद उसका जीव द्रव्य सिकुड़कर कोशिका के मध्य में या एक और आकर संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये प्रारंभिक संकुचन है, इसलिए इसको प्रारंभी जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। प्रारंभी इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कोशिका संकुचित कोशिका हो जाती है, जिसमें कोशिका के मध्य के अंदर जीव द्रव्य आकर संकुचित हो गया, उसको स्लथ कोशिका कहते हैं। स्लथ कोशिका, फ्लैसिड सेल, ये जो संकुचित हो गई उसके बाद में उसको क्या कहेंगे, स्लथ कोशिका या फ्लैसिड सेल कहते हैं। फ्लैसिड सेल ये कहा जाता है। इस तरह से ये यहाँ पर जीव द्रव्य कुंचन क्रिया हो गई। अब दूसरी चीज आती है जीव द्रव्य विकुंचन। इसी कोशिका को यहाँ से उठाया और एक जल से भरे बीकर के अंदर डाल दिया।
ठीक है। इसी कोशिका को यहाँ से उठाया और जल से भरे बीकर के अंदर डाल दिया। तब क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ शुद्ध जल हो गया, ये नहीं रहा, अल्प पराशरी विलयन हो गया। तो ये क्या हो गया, जल है। और यहाँ पर क्या है, जल की बहुत ही कमी है, तो जल कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ, अंतःपराशन होगा। जो जो अंतःपराशन होगा, ये कोशिका का जीवद्रव्य जो है, ये जो प्रोटोप्लास्ट, ये क्या होगा, फैलने लगेगा, स्प्रेड करने लगेगा। जो जो फैलेगा धीरे धीरे कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। फूलने पर क्या हो गया, जीवद्रव्य का विकुंचन हो गया। पहले जीवद्रव्य कुंचन हुआ, धीरे धीरे वापस वो क्या हो गया, विकुंचन हो गया, और पहले जैसी कोशिका बन जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जीवद्रव्य विकुंचन। यानी कि स्लत कोशिका को यदि शुद्ध जल यानी कि अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए तो उसके अंदर अंतःप्राश, जल का अंतःप्राशन होगा, धीरे धीरे उसका जीवद्रव्य फैलेगा और वो एक स्वस्थ कोशिका बन जाती है। इस क्रिया को कहते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। तो ये जीवद्रव्य विकुंचन, कुंचन अपन जैसे भी मैंने बताया उसमें देख सकते हैं। या एक रोया डिस्कलर एक पौधा होता है, रोया डिस्कलर, इस पौधे को लेकर उसकी पत्ती से कर सकते हैं, या अभी मैंने बताया जो प्याज है उसकी झिल्ली से भी कर सकते हैं। ये थोड़ी रंगीन होती है, बैंगनी, इसकी निचली सतह जो बैंगनी होती है, तो नीची सतह जो पीलिंग होती है उसकी उपत्वचा, उसको काट हटा लेते हैं, तो फॉर्सेप से पकड़कर हटा लेते हैं। हटाकर उसके दो टुकड़े कर लेते हैं। दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा तो कहाँ रखते हैं, शुद्ध जल में रखते हैं, एक टुकड़े को कहाँ रखते हैं, सरकार के गाढ़े विलयन में रखते हैं। तो शुद्ध जल वाला तो क्या होगा, और फूलेगा वो। लेकिन जिसको सरकार के गाढ़े विलयन में रखा है तो उसमें कोशिकाएं जो है, जितनी भी कोशिकाएं होगी उसकी उपत्वचा की, एपिडर्मिस की, वो सारी की सारी क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, और ये जो परत है वो मुरझाई हुई सी लगेगी। लेकिन ये परत मुरझाई हुई सी नहीं लगती है। तो अगर इसको अपन ने कुछ देर सरकार गाढ़े विलयन में रखने के बाद इसको पानी से धोकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देखेंगे कोशिकाएं जो है, इस तरह की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जीवद्रव्य सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा, इस तरह से सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा। अब इसी परत को यहाँ से उठाकर शुद्ध जल में डाल दो और कुछ समय इसके अंदर पड़े रहने दो। उसके बाद वापस माइक्रोस्कोप में देखो तो ये पूरा जीवद्रव्य वापस फैला हुआ दिखाई देगा। तो जीवद्रव्य कुंचन भी हुआ, जीवद्रव्य विकुंचन भी हुआ। प्लाज्मोलाइसिस कब हुआ, जब सरकार गाढ़े विलयन में रखा, वापस अल्पराशरी यानी कि हाइपोटोनिक में रखा तो वापस वो विकुंचन हो गया। तो इस क्रिया को अपन यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो ये जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन। अब अपन विभिन्न प्रकार के दाब, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के दाब, जिसके अंदर सबसे पहले है परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट के अंदर इसको ओपी कहते हैं। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब का वैसे अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो एक कोई विलयन है, यहाँ पर विलयन है। विलयन का मतलब क्या हो गया, इसमें विलय भी है और विलायक भी है, दोनों चीजें हैं। यहाँ पर एक अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दी और यहाँ पर इसी विलयन का जो विलायक है वो शुद्ध विलायक बन गया, शुद्ध विलायक यहाँ पर ले लिया। यानी कि ये शर्करा का विलयन है तो उसमें शर्करा है और जल है, और यहाँ पर एक अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दी और इधर क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक यानी कि शुद्ध जल भरा हुआ है। अब अपन देखें कि अपने पढ़ा अभी तक परासरण किधर से किधर होगा, यहाँ से जल इधर जाएगा, क्योंकि जल की सांद्रता 100% है, यहाँ विलयन होने के कारण जल की सांद्रता कम है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता कम सांद्रता झिल्ली में जाएगा तो यूं जाएगा। तो यूं जाते समय इसके अंदर उपस्थित विलय पदार्थ, इसके अंदर उपस्थित विलय पदार्थों में एक दाब उत्पन्न होता है। वो दाब इन शुद्ध विलायक के अणुओं को यहाँ अंदर आने का प्रतिरोध करता है। वो दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अपन इसी को परिभाषा में बता सकते हैं कि अपन ने क्या किया, एक विलयन लिया जो कि विलय और विलायक दोनों से बना हुआ है।
यानी मान लो कि शर्करा का विलयन है, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी तरफ शुद्ध विलायक यानी कि जल भरा, तो प्राशन के अनुसार जल क्या होगा, शुद्ध विलायक से विलयन के अंदर परासित होगा। लेकिन यहाँ पर इसमें उपस्थित विलय, उस विलय में उत्पन्न बल जो कि उन शुद्ध विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकता है, उसका प्रतिरोध करता है, उस दाब को क्या, जो उसके अंदर उत्पन्न हुआ उस दाब को क्या कहते हैं, ओपी, प्राशन दाब कहते हैं उसको। तो ये प्राशन दाब इस विलय पदार्थ के अणुओं का समानुपाती होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा प्राशन दाब उतना ही ज्यादा होगा, ये जितना कम होगा प्राशन दाब उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर किसके कारण दाब है, ये ओपी के कारण। तो यहाँ ओपी, यहाँ भी ओपी है, तो ओपी क्या होगा, हमेशा जो विलायक है उसका जो प्रवाह किधर से कम होगा, कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ होगा। यहाँ कम ओपी है क्योंकि विलय है ही नहीं कोई, यहाँ विलय है तो यहाँ ओपी है, तो यहाँ से यहाँ जल का प्रवाह होगा। एक दूसरी चीज अपन क्या कहेंगे, ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है किसका, विलय की सांद्रता का, विलय की सांद्रता का। जो जो विलय की सांद्रता बढ़ती जाएगी ओपी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर पहले 5% विलयन था, उसके बाद 10% विलयन कर दिया तो यहाँ ओपी बढ़ गया। इधर विलयन लिया वो 5%, इधर लिया वो 10%, तो ओपी किसका ज्यादा है, 10% का। 5 में है लेकिन वो कम है। यहाँ 10 था, इधर 20 कर दिया तो इधर इसका ओपी ज्यादा हो जाएगा। जैसे अपन ने यू ट्यूब बताया था पहले, अपने यू आकार की नली बताई थी, ये यू आकार की नली, इसके अंदर यहाँ पर पहले 5% विलयन भरा, इधर 10% विलयन भरा, तो विलय पदार्थ यहाँ ज्यादा है तो यहाँ ओपी अधिक होगा और यहाँ ओपी कम होगा। जल का प्रवाह किधर होगा, अपन बताया था यहाँ से इधर होगा, यानी ओपी कम से अधिक की तरफ होता है हमेशा। जल का प्रवाह कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ होगा। जो यहाँ पर अगर मान लो 10 की जगह 20 कर दिया या इधर 5 की जगह 20 कर दिया तो इसका ओपी ज्यादा हो जाएगा। जिसमें जितने प्रतिशत विलय ज्यादा होंगे उतना ही उसका ओपी ज्यादा होगा, तो ओपी इस कारण से बढ़ता रहता है। तो पहली चीज आई पराशन दाब। दूसरा टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब, स्फीत दाब व भीति दाब। टर्गर प्रेशर, टर्गर एंड वाल प्रेशर, शॉर्ट में कहते हैं टीपी डब्ल्यूपी, टीपी और डब्ल्यूपी। स्फीत दाब क्या होता है, वैसे स्फीत दाब और भीति दाब एक ही होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इस तरह से होता है, तो बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। स्फीत दाब क्या होता है, अपन एक पादप कोशिका लिए, एक पादप कोशिका ली और उसको क्या किया, अति पराशरी विलयन यानी कि जल में रख दिया। पादप कोशिका ली और उसको जल में रख दिया तो क्या होगा, यहाँ कोशिका रस है, सेल से उसकी में जल की सांद्रता है कम, यहाँ जल की सांद्रता अधिक, तो जल यहाँ से यहाँ जाएगा। जैसे जैसे इसके अंदर जल अंदर जाता है, इसका जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लास्ट, वो क्या होगा, स्प्रेड करेगा, बाहर की तरफ फैलेगा। जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं, जो हवा भरते हैं वो फूलता जाता है, और हवा भरते हैं फूलता जाता है। ब्लेडर है उसके अंदर हवा भरी, जो हवा भरते हैं फैलता जाता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे पानी जाएगा ये कोशिका क्या होगी, फूलती जाएगी। फूलते फूलते जैसे फूलेगी तो क्या होगा, यहाँ चारों तरफ जो भित्ति है कोशिका की, उस भित्ति के ऊपर एक दाब डालेगी। कौन सा दाब डालेगी, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ चलता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डालेगी। अप केंद्रित बल जिसको हिंदी में कहते हैं, अप केंद्रित बल। केंद्रित बल ये डालेंगे सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, ठीक है। तो स्फीत दाब क्या है कि अगर किसी पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है तो जल कोशिका में
पर आश्रित होता है। जैसे जैसे जल कोशिका में पराश्रित होगा, कोशिका का जीव द्रव्य बढ़ेगा, बढ़ने से वो क्या होगा, फैलेगा। फैलने पर कोशिका भित्ति के ऊपर एक दाब उत्पन्न करता है। उस दाब, जो इस अपकेंद्रित दाब को ही क्या कहा जाता है, स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर, टीपी कहते हैं। जैसे जैसे ये पानी अंदर जाएगा और ज़्यादा फैलेगी, इसके ऊपर और दबाव डालेगा, और जाएगा और दबाव डालेगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इसको दबाने पर ये दबेगी नहीं, इतनी फूल जाएगी। उसको कहते हैं स्फीत कोशिका, स्फीत कोशिका, टर्गर सेल या टर्जिडिटी कहते हैं, स्फीति, टर्जिडिटी हो गई। ठीक है, जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरा, थोड़ी हवा भरी, थोड़ा फूला, और भरा और फैला, इतनी बढ़ती जाओ, इतना बढ़ दिया कि अब अगर अंगूठे से दबाएंगे तो दबेगी नहीं, उस तरह की स्थिति यहाँ हो जाएगी। वहाँ हवा भर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जल अपने आप जा रहा है। किस कारण से, परासरण के कारण, तो जल अंदर जा रहा है। तो जो जो जल जाएगा उसके अंदर फैलती जाएगी और एक स्थिति ऐसे आ जाएगी कि वो दबने फिरने पे लगेगा, और वो जल की, अब उसके बाद में जल नहीं लेगा। अब उसके बाद में अगर थोड़ा सा जल लिया तो फूट जाएगा। जैसे साइकिल ट्यूब में एक पंप और मारा तो वो क्या होगा, बस्ट हो जाएगा। उस तरह से पानी इसके अंदर अब जा ही नहीं सकता, वो संतृप्त हो गया। वो कोशिका क्या कहलाती है, स्फीत कोशिका। तो इस तरह से जो पानी अंदर जाता है टीपी बढ़ता जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो जल की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, जल की सांद्रता यहाँ पहले कम थी, जल की सांद्रता बढ़ती जाएगी। इसमें दूसरे पदार्थ है, उनकी सांद्रता कम हो जाएगी, मात्रा उतनी भी रहती है, सांद्रता कम होती जाएगी। ठीक है, ये भीति दाब। अब जो ये फैलता है, फैलने के ऊपर क्या है कि जीव द्रव्य इस भीति के ऊपर दबाव डालता है। तो भीति के ऊपर दबाव डालता है तो भीति क्या करती है, उतना उतना का बल वापस दाब, उतना उतना उल्टी दिशा में, सकेंद्री, सेंट्रीपिटल, सकेंद्री दिशा में, यानी सेंट्रीपिटल की ओर यहाँ पर एक दबाव डालती है, एक दाब उत्पन्न करती है। तो भीति के द्वारा स्फीति के विपरीत भीति के द्वारा जो दाब सकेंद्रित उत्पन्न होता है, यानी सेंट्रीपिटल उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, भीति दाब कहलाता है। जब कोशिका पिचकी हुई है तो स्फीत दाब क्या है, 0, तो उस समय भीति दाब भी 0 है। जो इसके ऊपर स्फीत दाब बढ़ता जाएगा, भीति दाब बढ़ता जाएगा, और स्फीत दाब बढ़ेगा तो भीति दाब भी बढ़ेगा। जिस समय स्फीत दाब मैक्सिमम हो गया तो भीति दाब भी मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, अब ये दोनों बराबर है तब ये कोशिका स्फीत रहती है, इस तरह से रहता है। तो ये कहलाता है स्फीत दाब या भीति दाब, दोनों, टीपी और डब्ल्यूपी। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी कहते हैं इसको, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, अगर कोई अपन देखें कि शुद्ध जल होता है, उस शुद्ध जल के अंदर डीपी जो है वो अधिकतम होता है, क्योंकि जल के अणु 100% है, उसके जल के अणु ओके, तो जल के अणु उसके अंदर अधिकतम है। अधिकतम होने के कारण क्या है कि उसका डीपी जो है वो अधिकतम है। अब एक बीकर के अंदर जैसे मान लो अपन ने जल ले लिया, इस जल के अंदर केवल जल के अणु है, तो जल के अणु के कारण, जल के अणु की सांद्रता अधिक होने से जल का डीपी जो है, डिफ्यूजन प्रेशर, वो सबसे अधिक है। अब इसके अंदर अपन ने कुछ शर्करा डालनी शुरू करी या नमक डालना, कुछ भी विलय पदार्थ, जैसे जैसे विलय पदार्थ डालते हैं जल की सांद्रता क्या होती है, कम होती जाती है। कम होने से डीपी जो है वो जल का डीपी कम होता रहता है। पहले अपन ने थोड़ी सी शर्करा डाली, फिर ज़्यादा डाली, 5 ग्राम डाली, 10 ग्राम डाली, 15 ग्राम डाली, जो जो डालेंगे तो इसका डीपी जो है होगा क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से शुद्ध जल के डीपी में, जब उस शुद्ध जल में कोई विलय पदार्थ डाला जाता है, जो जो विलय पदार्थ डालते हैं उसका डीपी कम होता जाता है। इस प्रकार जब डीपी कम होने की प्रक्रिया को ही विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, यानी विसरण दाब न्यून, कम हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये जितना कम होगा, जो जो ये डालते जाएंगे, विलयन क्या होता जाएगा, सांद्र होता जाएगा। सांद्र होता जाएगा तो उसके अंदर जल जो है बाहर से आसानी से अंदर जा सकता है, यानी इसके अंदर जल की मांग बढ़ जाएगी, जल का ये चूषण करेगा, क्योंकि इसमें जल की जो जो अपन ने डाल दिया, यहाँ पर 50%
शर्करा डाल दी तो ये गाढ़ा विलयन बन गया, गर्म कर दिया और ज़्यादा बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगी, जल की कमी होगी। जल कमी होगी तो क्या करेगा, या पास की कोशिकाओं से जल को लेगा, यानी कि जल का चूषण करता है। इसलिए इसी को ही चूषण दाब और कहते हैं, चूषण दाब, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर, या इसको जल की मांग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गई, जल की मांग हो गई। इस तरह यहाँ अपन ये लिए कोई कोशिका हो सकती है, कोशिका के अंदर लवण बढ़ते गए तो क्या हुआ, जल की सांद्रता कम होती जाएगी तो उसमें डीपीडी अधिक होगा। यानी कोशिका में जितनी सांद्रता अधिक होगी, अन्य पदार्थ सांद्र विलयन होगा अंदर, तो उतना ही उसका डीपीडी ज्यादा होगा, उसमें जल की मांग उतनी ज्यादा होगी। उसमें जितना पानी होगा ज्यादा, उतनी जल की मांग कम होगी, यानी डीपीडी अधिक होगा। तो ये डीपीडी होगा। तो ये तीन चीजें अपन यहाँ पर देखी, प्राशन दाब, स्फीत दाब और विद्युत दाब दोनों एक जैसे है, और तीसरा विषम दाब न्यूनता या डीपीडी। इन तीनों में क्या संबंध होता है? वैसे डीपीडी बराबर जो है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। क्या मतलब हो गया, यहां पर पहले क्या था, केवल जल था, तो यहां केवल जल होने से क्या है, डीपी ज्यादा था, डीपीडी कुछ भी नहीं था, और ओपी भी कुछ ना था, क्योंकि वो विलय पदार्थ है नहीं। अभी अपन बताया था, विलय पदार्थ के कारण ओपी होता है। जो जो विलय पदार्थ मिलाने लगे तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो विलय पदार्थ ज्यादा बढ़ने से ओपी बढ़ता गया, ओपी बढ़ने से क्या होता है कि जो ओपी बढ़ता गया तो टीपी कितना होगा, वो इसे अपन यानी कि डीपीडी, ओपी बढ़ता गया डीपी घटता गया, तो डीपी बराबर ओपी माइनस टीपी हो जाएगा। अभी अपन इसी को यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसका रिलेशन को किस तरह से इसमें रिलेशन को अपन बता सकते हैं। यानी विभिन्न दाबों में संबंध, क्या संबंध है, विभिन्न प्रकार के दाब में संबंध। अब अपन ने मान लो अभी बताया अपन एक स्लत कोशिका, फ्लैसिड सेल, जिसमें पूरा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो है पूरा संकुचित अवस्था में कोशिका के मध्य में या एक तरफ पड़ा है, इस तरह की कोशिका। उस कोशिका को अपन ने लिया, ये पानी से बीकर भर लिया, इस पानी के बीकर के अंदर इस कोशिका को लिया, इस कोशिका में ये जीव द्रव्य संकुचित अवस्था में पड़ा है। क्या होगा, जैसे ये पानी के अंदर डालेंगे, जल का अंतःप्राशन होगा, एंडोसोसिस, जल यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा। जो अंदर की तरफ जाएगा क्या होगा, इस समय जो फ्लैसिड सलत कोशिका है उसके अंदर केवल क्या है, जल है, ये जल तो है ही नहीं, केवल क्या है, पदार्थ है। पदार्थ होने से यहाँ पर ओपी अधिकतम होता है, ओपी अधिकतम इस सलत कोशिका में। टीपी कितना होगा इसका, टीपी तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा जब है, यहाँ तो दबाव नजदीक नहीं है कहीं, तो टीपी कितना होगा इसका, 0 होगा। कुछ टीपी है ही नहीं, यहाँ बीटी के ऊपर कोई दाब ही नहीं पड़ रहा है, तो ये तो सारा संकुचित तो बीच में पड़ा है, इसलिए कोई टीपी नहीं है, ओपी अधिकतम है इसका। तो इसका डीपीटी कितना होगा, अपन लेते हैं डीपीटी बराबर, अपन ने बताया ओपी माइनस टीपी। जब टीपी 0 है तो ओपीटी डीपीटी बराबर कितना होगा, ओपी होगा। किसके अंदर, सलत कोशिका में, नंबर 1 लगा दें, सलत कोशिका के अंदर डीपीटी ओपी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जल की मांग बहुत है, ओपी भी बहुत है, क्योंकि जल तो है ही नहीं, यहाँ पर केवल पदार्थ है, वो संकुचित हुए हैं, विलय पदार्थ, तो विलय पदार्थ के कारण ओपी है, तो ओपी है, उसमें जल की मांग भी बहुत है। जल जैसे ही जल में रखा धड़ाधड़ जल अंदर जाएगा, तो जल की मांग भी यानी डीपीटी भी अधिक है, तो डीपीटी बराबर ओपी होगा। दूसरा नंबर, कुछ समय बाद में अपन देखते हैं, इसमें यहाँ पर रखने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं, कुछ समय बाद, उस समय क्या होगा, यहाँ जल अंदर जाएगा, जल अंदर जाके ये जीव द्रव्य जो है वो फैलेगा, फैलने पर ये कहाँ जाएगा, इसको टच करने लगेगा। जैसे जैसे जल अंदर जाता है, इनकी सांद्रता, मात्रा नहीं, सांद्रता कम होती जाएगी। जो ये पदार्थ इकट्ठे हुए हैं, संकुचित हुए हैं, जो विलय पदार्थ है, इनकी सांद्रता कम होती जाएगी। कम होने से क्या होगा, ओपी कम होता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि से ओपी कम होता जाएगा।
ओपी कम होता जाएगा। जो जो पानी अंदर जाता है, पानी इसकी दीवारों को छुएगा तो इन दीवारों के ऊपर दबाव पड़ेगा, यानी कि टीपी बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा। तो यहाँ पर डीपीटी बराबर कितना होगा, ओपी माइनस टीपी, इसके बराबर होगा। क्योंकि ओपी बढ़ रहा है, ये ओपी घट रहा है, टीपी बढ़ रहा है, और इन दोनों का अंतर डीपीटी होगा। तो ये दूसरी स्टेज आ जाती है। तीसरी स्टेज आती है कि यह कोशिका अब क्या हो गई, स्फीत हो गई, टर्जिट कोशिका, स्फीत कोशिका, टर्जिट सेल हो गई। उस समय क्या होगा, टर्जिट का मतलब क्या हो गया, जो पानी इसके अंदर गया ये फूलती जाएगी, फूलकर ये क्या हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और इसकी भित्ति के ऊपर दबाव पड़ेगा, और ज़्यादा पड़ेगा, और ज़्यादा पड़ेगा, और ये कोशिका एकदम दृढ़ हो जाएगी। दृढ़ होने पर क्या होगा, जो ओपी और टीपी, ओपी तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, टीपी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, तो दोनों एक बार क्या आ जाएगी, बीच में बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ओपी बराबर टीपी हो जाता है। ठीक है, स्फीत कोशिका जब होगी उस समय ओपी जो है वो क्या होगा, जीरो नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि विलय पदार्थ तो है ही है, जीरो कभी नहीं होगा। लेकिन टीपी भी क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। ओपी और टीपी दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो डीपीटी बराबर क्या होगा, डीपीटी बराबर ओपी माइनस ओपी कर सकते हैं, क्योंकि टीपी बराबर ही ओपी होता है। तो डीपीटी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्फीत कोशिका में जल का चूषण या जल की मांग कुछ भी नहीं रहती है, जीरो। ये कोशिका इतनी फुली हुई है स्फीत कोशिका कि अब जल को आवश्यकता ही नहीं। जल में भी बताया, जल लेते क्या होगा, फूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ जल की मांग बिल्कुल नहीं रहती। यहाँ डीपीटी ओपी के बराबर होता है स्फीत कोशिका में। यहाँ बीच की स्थिति में दोनों का अंतर। तो 3 स्टेज के अंदर इसको अपन बता सकते हैं। तो ये अपने जल पारक संबंध में अपने तीनों ये उसके बारे में हो गया। एक इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर एक चीज और रहती है, जल विभव। जल विभव, वाटर पोटेंशियल। जल विभव, जल विभव क्या होता है, पहले जल विभव के बारे में देखें, फिर इसको इसके अंदर अप्लाई करेंगे। जल विभव का क्या मतलब है कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उष्मागतिकी के नियम पढ़ते हैं आप, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के नियम। उसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी तंत्र है, उस तंत्र के अंदर जो घटक है, उस घटक के अंदर मुक्त ऊर्जा होती है, फ्री एनर्जी। जो घटक है उनके अणुओं के अंदर मुक्त ऊर्जा होती है, और उस मुक्त ऊर्जा के कारण गति करते हैं। जैसे अभी पहले अपन ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण अणु गति करते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं कि जो अणु है या आयन है, उनके अंदर मुक्त ऊर्जा होती है। उस मुक्त ऊर्जा के कारण वो क्या करते हैं, गति करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। और इधर से उधर जाने के कारण ही क्या आएगी, उसके अंदर जो पदार्थ इधर जाएंगे और कम से अधिक की ओर, अधिक से कम की ओर जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो क्रिया है वो होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल, इस शुद्ध जल के अंदर जो जल के अणु है, जल के अणु की मुक्त ऊर्जा अधिकतम होती है, इसकी मुक्त ऊर्जा अधिकतम होती है। शुद्ध इसके अंदर शुद्ध जल है, उसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा अधिकतम होती है। इसके अंदर जो जो पदार्थ मिलाया जाता है, जैसे अभी पहले अपन ने मिलाया था, विलय पदार्थ जैसे से मिलाया जाता है, मिलाने पर क्या होता है कि ये इसके अंदर उपस्थित जल, उसकी मुक्त ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक है ना, मुक्त ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे इनकी 100% जल है और यहाँ पर 10% है, 10% विलय पदार्थ हो गया, तो यहाँ जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा अधिक होगी, यहाँ पर जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा कम होगी। 20% विलयन बढ़ा देंगे तो मुक्त ऊर्जा और कम हो जाएगी। इस प्रकार शुद्ध जल और उसके बने हुए विलयन जो है, उसमें जो विलायक है, उसकी मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। यानी यहाँ पर 100 है और यहाँ पर मुक्त ऊर्जा कितनी है, 80 है, तो 100 - 80
यानी कि 20 इसकी मुक्त ऊर्जा हुई। अंतर कितना है वो उसकी मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह से मुक्त ऊर्जा होती है। अब दो चीजें हैं, यहाँ 10% या 20% है तो मुक्त ऊर्जा में अंतर हो गया, तो किधर से किधर जल का ये जो प्रभाव होगा। तो यहाँ पर भी वही उसी तरह से मुक्त ऊर्जा किधर होगी, यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, मुक्त ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी। तो जल कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ तो 80% है तो जल ज्यादा है, यहाँ 10% है तो जल जिधर से कम ज्यादा उसकी तरफ जाएगा, प्रभाव होगा। तो उसे जल विभव पर देखते हैं। जल विभव की जो एप्लीकेशन है वो कैसे, यहाँ पर कि प्राशन दाब से। अपन एक बताया था, अभी अपन ने एक कोशिका है प्राशन दाब के अंदर, कोशिका के अंदर पहले विलय पदार्थ कम है और कितने भी विलय पदार्थ है उसके बाद विलायक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जल अंदर जैसे जाता है, जल अंदर जाने से उसके अंदर विलय पदार्थ उसकी सांद्रता कम हो जाती है। कम होने पर क्या होता है, ओपी कम होता है, क्योंकि विलय पदार्थों की सांद्रता कम हो रही है। जल जैसे मिलेगा, अगर विलय पदार्थ मिलाते हैं तो ओपी बढ़ता है, लेकिन जल मिल रहा है तो विलय पदार्थों की सांद्रता कम हो रही है। कम होने से ओपी कम होता जाता है, और जल जाएगा ओपी और कम होता जाएगा। बिल्कुल इसी ओपी जो कि प्राशन दाब है उसको जल विभव के संदर्भ में देखें तो वहां पर इसको कहते हैं प्राशन विभव। प्राशन विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्राशन विभव। और इस जल विभव को जो है वो साई से मान संबोधित करते हैं, साई, ESI, साई, हिंदी में साई कहते हैं। इसकी इकाई होती है बार या वायुमंडल। तो दो चीजें हो गई इसके अंदर, अंतर कितना हुआ, कितने साई का अंतर हुआ, अंतर हो गया। तो यहाँ ओपी कम होता गया, प्राशन विभव जो है वो यहाँ लगातार बढ़ता है, क्योंकि प्राशन जो जो मिलाते हैं जल विभव में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। कम होने से उससे पूर्व से क्या हो जाएगी, बढ़ता जाएगा। जो और मिलाएंगे तो और अंतर ज्यादा हो जाएगा तो और बढ़ेगा। तो ये ओपी का जस्ट उल्टा है प्राशन विभव। इस प्राशन विभव को साई अपने एस से मानते हैं, साई एस कहते हैं। तो ये साई एस ओपी की तरह ही है लेकिन ऋणात्मक है। ओपी जहाँ कम हो रहा है तो ये बढ़ता है, यहाँ बढ़ता है तो ये घटता है, तो ये ऋणात्मक, इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। दूसरी चीज होती है अपने स्फीति विभव। जहाँ स्फीति अपन ने बताया कि एक कोशिका है, इस कोशिका में के अंदर जल में रख दिया, जल में रखने पर क्या होगा कि जल उसके अंदर जाएगा, धीरे धीरे उसके अंदर स्फीति टीपी बढ़ता जाता है। जल को कोशिका में रखा, कोशिका में रखने पर जल कोशिका के अंदर अंतःप्राशित होगा, अंतःप्राशित होने से टीपी बढ़ेगा। जो जो टीपी बढ़ता है उस टीपी को यहाँ पर स्फीति विभव कहा जाता है। साई एस, साई पी, दाब विभव, इसको दाब विभव कहते हैं, साई पी कहते हैं। तो जल का विभव जो है SW बराबर साई S प्लस साई पी के बराबर होगा। ये तो प्राशन दाब की तरह हो गया, ये स्फीत दाब के बराबर। ये हमेशा ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा। ये जल का शुद्ध जल है उसका जल विभव है, और ये जब उसके अंदर ओपी की तुलना हिसाब से देखा और ये विभव स्थिति के अनुसार देखा। इसके अलावा क्या होता है, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है, वो भी पदार्थ हैं जो यहाँ पर जल विभव को किसी तरह से प्रभावित करते हैं। तो वहाँ जो उसको जो प्रभावित करते हैं उसको कहते हैं मैट्रिक्स विभव, मैट्रिक्स विभव साई एम। लेकिन कोशिका के अंदर मैट्रिक्स विभव अगर होता है साथ में तो ये प्लस डेल्टा एम हो जाता है। ये भी ऋणात्मक होता है क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही जल विभव जल को अंदर जाने से रोकेगा, तो ये भी ऋणात्मक होगा। ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये धनात्मक होता है, तो ये इसकी वैल्यू आती है। अब कोशिका के अंदर इसका मान जो है साई एम का वो शून्य होता है, नग्न होता है। नग्न होने के कारण डब्ल्यू ये जो जल विभव है वो एस प्लस साई पी के बराबर होगा। ये इस तरह से जल विभव की ये अभिधारणा या इसको कहते हैं अपने हाइपोथेसिस, परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहलाती है। इसकी कोई जरूरी नहीं है, हाइपोथेसिस है, केवल उसको मुक्त ऊर्जा के हिसाब से थर्मोडायनामिक्स लॉ लगाकर उसको इस तरह से बनाया गया। ये पूरा टॉपिक अपने पूरा हो गया सारा। ये इसके अंदर किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप जो अपने कमेंट सेक्शन है कमेंट सेक्शन, उसके अंदर आप लिख के भेज सकते हैं तो आपको उत्तर उसका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।